ओके जी, आगाज़ करते हैं लेक्चर 5 का। आज जुमे की वजह से लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा। ओके जी, जो बातें अभी तक हुई उनको रिवाइज कर लेते हैं। शुरुआत हुई थी ऑर्गेनाइजेशन से हम निकले और पहुंचे प्रॉफिट सीकिंग और नॉट फॉर प्रॉफिट में। फिर बात हुई थी बिज़नेस की और ये डिसाइड हुआ था कि बिज़नेस सिर्फ प्रॉफिट सीकिंग ही कर सकते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट जो है वो बिज़नेस नहीं कर सकते। फिर बिज़नेस की टाइप्स डिस्कस हुई थी, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। और आपको ये बताया था कि आपके सिलेबस में ट्रेडिंग बिजनेस है, लेकिन एक चैप्टर ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग को डील करता है। ये बात हुई थी। उसके बाद फिर हम अकाउंटिंग हेड्स की तरफ आए थे और हमने ये बात की थी कि जब भी आप कोई बिज़नेस शुरू करते हैं तो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। तो उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं क्लासीफाई करना पड़ता है, किसी ना किसी हेडिंग के नीचे या अकाउंट हेड के नीचे क्लासीफाई करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि स्टैंडर्ड हमें कहता है कि आप सबकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो एक जैसी होनी चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है, उन्होंने कंपनी के बारे में जानना होता है, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ किधर है। तो जब तक एक स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं होगा तब तक मुश्किल है। हर बंदे ने अपने तरीके से चीज़ें की होंगी तो पता नहीं चलेगा कि क्या चीज़ क्या है। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से सब करेंगे तो ज़रा बात बेहतर हो जाएगी। तो वहाँ से फिर हमने सोचा कि चलो अकाउंटिंग हेड्स पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि इनको क्लासीफाई कैसे करना है। तो पहला अकाउंटिंग हेड जो हमने बनाया वो एसेट्स का बनाया था। एसेट्स एक रिसोर्स होता है जी, कंपनी ओन करती है उसे, जो कि आपको फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट्स जो है वो देगा। ठीक होगी बात। उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि एसेट्स दो तरह के होते हैं, नॉन करंट और करंट। नॉन करंट को फिक्स एसेट भी बोला जाता है और नॉन करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो आपको एक साल से ज़्यादा अरसे का फ़ायदा देते हैं, और करंट एसेट्स वो होते हैं जो आपको एक साल से कम अरसे का फ़ायदा देते हैं। एग्जाम्पल्स थी नॉन करंट में प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और करंट एसेट की जो एग्जाम्पल्स दी थी वो तो कैश इन हैंड दिया था कि एक कैश जो आपकी दुकान पे पड़ा हुआ है वो, फिर वो कैश जो आपका बैंक में पड़ा हुआ है वो, और फिर हमने बात की थी स्टॉक इन ट्रेड की, और स्टॉक इन ट्रेड से फिर बात निकली थी एक और, अभी करते हैं जिक्र उसका। आखिरी बात निकली थी डेटर की। डेटर वो शख्स होता है जिसको हम उधार पे चीज़ें बेचते हैं। तो जिसको कैश पे चीज़ें बेच देते हैं वो तो डेटर नहीं होता, जिसको उधार पे चीज़ें बेच देते हैं वो हमारा डेटर है, क्योंकि उससे हमने पैसे वसूल करने हैं और उससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट आना है। फिर बात हुई थी फाइनेंशियल ईयर की। आप लोगों से पूछा गया था कि आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो वो साल में या महीने में या दिन में कब बनाएंगे। तो हर एक की अपनी अपनी राय थी। इस राय को एक करने के लिए स्टैंडर्ड ने कह दिया कि आपने एक साल में लाजमी बनाना है, एक साल का पीरियड आपने चूज करना है और उस साल का आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। ये बात होगी। उसके बाद अगली बात एक मुख्तसर सी बात हुई थी जो कि अभी दोबारा होनी है। वो ये थी कि एसेट्स जब आप बनाएंगे ना तो एसेट्स किसी एक खास दिन के होते हैं, वो साल के नहीं होते। और ये बात कल साबित भी हो गई थी। आप लोगों से पूछा था एक साल में आपकी जेब में कितने पैसे थे, आप लोगों ने खुद कहा था सर ये तो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इसका मतलब है एसेट्स एक ऐसी चीज है जिनका बैलेंस होता है और वो आप एक दिन पे पूछ सकते हैं, पूरा साल का नहीं पूछ सकते। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे सेल्स कितनी हुई, वो पूरे साल की टोटल हो सकती हैं। अगर कोई पूछे खर्चे कितने हुए, वो पूरे साल के टोटल हो सकते हैं। तो इसीलिए एक साल का इनकम और एक्सपेंस होता है, जबकि एसेट्स जो होते हैं वो सिर्फ क्या होते हैं, एक खास दिन के होते हैं। ठीक होगी बात। ये बात हर बाद में भी दोबारा एक दफा होगी। फिर हमने कल आई थिंक लाइबिलिटी की भी हेडिंग बना ली थी, और लाइबिलिटी के बारे में आपको मैंने इतना बता दिया था कि ये एक बोझ होता है, और इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी, एन ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर। ठीक है जी, यहां तक बात हो गई थी। यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा दूसरा अकाउंटिंग हेड है जी लाइबिलिटी, और इसके बारे में बात हुई थी कि ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक बोझ है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बोझ है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आपने किसी को फ्यूचर में जाकर पे करना है। ठीक है जी। ये भी दो तरह की होती है भाई, और अब आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। नॉन करंट और करंट। अच्छा, यहां पे नॉन करंट को फिक्स नहीं बोल देना, वो बस फिक्स एसेट ही था भाई, जिसको नॉन करंट के साथ साथ फिक्स एसेट बोलते हैं। यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी को फिक्स्ड लायबिलिटी नहीं बोलना, ये कोई वर्ड नहीं है। ओके, तो ये नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज क्या होंगी, इनकी डेफिनेशन क्या होगी? बिल्कुल सेम वही डेफिनेशन, मोर देन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। अच्छा, एक साल वाला किधर आएगा? जो पूरा एक साल का है वो करंट में आएगा, करंट में आएगा। इक्वल टू 1 ईयर भी करंट में ही आएगा, जो एक साल से ज्यादा का है वो जाएगा नॉन करंट में। तो जो लायबिलिटी आपने एक साल के अंदर अंदर पे करनी है वो करंट लायबिलिटी है, और जो लायबिलिटी आपने एक साल के बाद पे करनी है वो नॉन करंट लायबिलिटी है। क्या आप सबको ये बात समझ आती है? ओके, चलें जी, अब एग्जांपल्स देखते हैं और उनको डिस्कस करते हैं।
मिसाल के तौर पे, अब जरा बस ये एग्जांपल्स आपको शायद ना बताऊं, ये मुझे ही बतानी पड़ेंगी। कर्जा, बस अब लिखना छोड़ दें, आपको वक्त मिल जाएगा। कर्जा क्या होता है जी? कर्जा वो होता है जो आप बिजनेस के लिए हासिल कर लेते हैं। बहुत से बिजनेस हैं जो कर्जा हासिल करते हैं, बैंक से हासिल करते हैं। मेन सोर्स बैंक ही है, लेकिन ऑब्वियसली रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, लेकिन मेन सोर्स हमारा क्या है? मेन सोर्स हमारा बैंक ही है। अब हम बैंक के पास जाएंगे और बैंक को कहेंगे कि भाई हमें कर्जा चाहिए। कहेगा ठीक है, कितना चाहिए? आप कहेंगे मिसाल के तौर पर 5 करोड़ चाहिए। तो ठीक है, वो 5 करोड़ आपको देगा, लेकिन साथ एक बेशुमार बातें तय करेगा, लेकिन एक बात तय करेगा, वापस कब करोगे। तो वापस करना डिसाइड करेगा कि क्या ये कर्जा इधर आएगा या इधर आएगा। तो इसका मतलब है कि कर्जा तो फिर यहां पर भी आ सकता है भाई। अगर मैंने कह दिया 6 माह में वापस करूंगा, तो क्या ये ऐसी जिम्मेदारी है जो मैंने 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है? बल्कि शुरू से शुरू करें, क्या ये कोई जिम्मेदारी है जो बिजनेस ने फ्यूचर में पे करनी है? लायबिलिटी तो बन गई, लायबिलिटी तो बन गई। अब सवाल करंट या नॉन करंट, क्या 1 साल से कम अरसे में पे करनी है, ज्यादा अरसे में पे करनी है? कम अरसे में। 6 माह तो 1 साल से कम है, तो फिर ये बनेगा करंट, ये करंट लायबिलिटी बन जाएगी, ये वाला लोन। ओके, लेकिन अगर मैं कहूंगा नहीं भाई मैं आपको 3 साल में पे करूंगा, तो इसका मतलब है कि ये लायबिलिटी अब नॉन करंट बन गई। ठीक होगी बात? ये बात अब मेरे हाल में अब मुश्किल नहीं है समझना, लेकिन आपके लोगों की आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि यहां पर जो हम कर्जा लिखते हैं ना, वो हाली लोन नहीं होता, हम उसको बोल देते हैं ये लॉन्ग टर्म लोन है, लंबे अरसे के लिए। ओके, और यहां पर हम लोन लॉन्ग टर्म नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन। ठीक होगी बात? अच्छा, अब यहां पर ना कुछ लोगों का इख्तलाफ आ जाता है, कुछ लोगों का इख्तलाफ आता है, वो कहते हैं भाई लॉन्ग टर्म लोन वो होता है जो 5 साल से ज्यादा अरसे के लिए होता है, शॉर्ट टर्म लोन वो होता है जो 1 साल से कम अरसे के लिए होता है। तो ये 1 से 5 साल वाला कौन सा होता है? वो कहते हैं ये मीडियम टर्म लोन होता है। लेकिन बहरहाल ये कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ज़्यादातर यही दो ही टर्मिनोलॉजी चलती हैं। और जो लॉन्ग टर्म लोन है वो 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, और जो शॉर्ट टर्म लोन है वो 1 साल से कम अरसे के लिए। तो असल चीज़ ये है कि लोन करंट है या नॉन करंट है, नामों से कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम जो मर्जी रख दें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कर्जा 1 साल के अंदर पे करना है तो ये करंट है, और अगर 1 साल से ज्यादा अरसे में पे करना है तो ये नॉन करंट है। क्या ये बात सबको समझ आ गई? ओके, और क्या इसकी एग्जांपल हो सकती है? मिसाल के तौर पे गाड़ी नहीं, अभी ठहर जाए, वहां पे ठहर जाए। अभी गाड़ियां लीज करवाते हैं हम, अगर हम गाड़ी खुद खरीद नहीं पाते तो हम बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं भाई गाड़ी हमें लीज कर दो। पता ना इस चीज का? लीज का किसी को ना पता हो? ओके, लीज भाई ये होती है, मिसाल के तौर पे आपका दिल किया सीए कर लिया, अब होंडा सिविक लेते हैं, उन्होंने कहा 1 करोड़ की होंडा सिविक है आजकल। अब आपके पास 1 करोड़ रुपया नहीं था, अब आप जाएंगे बैंक के पास और बैंक को कहेंगे कि भाई मुझे ये गाड़ी खरीद दो। बैंक कहेगा ठीक है मैं तुम्हें गाड़ी खरीद दूंगा, लेकिन ऑब्वियसली खरीद के करोड़ की तो नहीं ना दूंगा, तुम मुझे वापस करोगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। अब आप ये 1 करोड़ 20 लाख आप उसे वापस करना शुरू करेंगे, बैंक को पे करना शुरू करेंगे। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं, वो भी आपके लेवल की बात नहीं है। लेकिन क्या आपने बैंक को 1 करोड़ 20 लाख देना? और क्या बैंक इस बात में जस्टिफाइड है कि वो आपको 1 करोड़ की गाड़ी 1 करोड़ 20 लाख में दे रहा है? बिल्कुल जस्टिफाइड है सर, वरना बैंक को क्या फ़ायदा? बैंक को कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बैंक आपको अगर 20 लाख महंगी भी करके दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चूंकि आपने बैंक को ये पे करने हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है, और आपसे मुराद आप नहीं बिजनेस है, इस पर भी आज बात करते हैं। तो बिजनेस ने चूंकि ये फ्यूचर में पे करना है बैंक को, लायबिलिटी है, बोझ है, ये तो साबित हो गया। अब क्या ये करंट है या नॉन करंट है? सर अगर ये 1 करोड़ 20 लाख आपने 1 साल से ज्यादा अरसे में देना तो नॉन करंट है, अगर 1 साल से कम अरसे में देना तो ये करंट है। तो इसलिए हम यहां पर लीज भी लिख देते हैं, लीज ऑफ एन एसेट। कार नहीं लिखते क्योंकि बिल्डिंग भी तो लीज हो सकती है, क्या ख्याल है? प्लांट एंड मशीनरी भी लीज हो सकती है, तो काफी चीजें लीज हो सकती हैं। तो इसलिए मैं यहां पे सिर्फ एसेट लिख रहा हूं ताकि आपको पता रहे कि एसेट भी लीज हो सकता है। ठीक होगी बात? और इसके अलावा मेरा में बस 2 एग्जांपल्स काफी हैं, फिर आगे जो चीजें और हैं ना वो फिर आप कंफ्यूज होंगे। कोई सवाल यहां तक? नोट करें, 1 मिनट लगाएं, फिर आगे चलते हैं। साल से एक दिन काम के वाला गारंटी होगा। जी बिल्कुल सर।
नहीं सर, फुल पेमेंट करके गाड़ी दिया तो क्या आप पे कोई बोझ है? सर वो तो पेट्रोल गाड़ी चलाएंगे तो देखी जाएगी ना, वो ये चीज़ नहीं है, वो लाइबिलिटी थोड़ी है। आपके पास बाइक है, गाड़ी है? अभी बाइक है, कितना पेट्रोल डलवाएंगे एक साल में बताएं? एक साल में कितना पेट्रोल डलवाएंगे बताएं? नहीं, एग्जैक्ट 150 है कि अंदाज़ा है? अकाउंटिंग में अंदाज़ा नहीं चलता है, अकाउंटिंग में हमें एग्जैक्ट फिगर चाहिए होती है। नहीं, 200 एग्जैक्ट आप कैसे बता सकते हैं, साबित कर सकते हैं? क्या साबित कर सकते हैं कि अगले एक साल में? नहीं, 0.75 रोज का आप कैसे कह सकते हैं? संडे को भी 0.75? अकाउंटिंग वाले एस्टिमेशन पे नहीं चलते, ये बात ज़हन में रखिएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप पढ़े हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कभी भी एस्टिमेट पे नहीं चलती, ये हमेशा 100% एग्जैक्ट नंबर पे चलेगी। जो बात आप कर रहे हैं ना, वो कॉस्ट अकाउंटिंग है, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जिंदगी में ज़रूर है, कैफ में आप पढ़ेंगे उसको। तो ये बातें कॉस्ट अकाउंटिंग में है, एस्टिमेशन की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, ये एक्यूरेसी पे चलते हैं सर। हाँ बस ठीक है, पे तो करना है ना, बैंक को 1/20 पे करना है ना, आप बात दुरुस्त कर रहे हैं, आप बात गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको डिटेल बता नहीं सकता। तो बस क्या मैंने बैंक को 12 मिलियन देना है, 1,20,00,000 देना है, ये मानते हैं ना, तो बस ठीक है, लाइबिलिटी है मेरी। और कोई सवाल? चलें आगे। ठीक है जी, अब करंट पे आए। कल वाली एक एग्जांपल, कितने लिया साहब, कौन थे लिया साहब, कहाँ है लिया साहब? पीछे चले गए लिया साहब। शौकत को छोड़ दें यार, शौकत चला गया। चले शौकत कर लें यार, बंदे से क्या होता है। ले जी शौकत आइए, शौकत मोबाइल्स। शौकत कल आईफोन बेच रहा था, नहीं बेच रहा था, इलियास बेच रहा था। चले जी, कल बाबर आजम साहब आए थे, फोन ले गए थे कैश पे, ओके। नवाज शरीफ साहब आए थे, फोन ले गए थे उधार पे। वो कहानी मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अब जिस शख्स को आप चीजें उधार पे सेल करें, इन्होंने सेल की नवाज शरीफ साहब को, तो नवाज शरीफ साहब बिजनेस के क्या बन गए? डेटर। और इसकी डेफिनेशन क्या थी? अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। मानते हैं इस बात को? आगे चलें। अब ये भाई साहब हैं सर, इन्होंने भी तो किसी से चीजें खरीदी होंगी, इन्होंने ये चीजें इससे खरीदी, ओके। अब इन भाई साहब ने इनसे चीजें खरीदी, यानी इन्होंने चीजें इनको सेल की। अगर इन्होंने सेल की तो इनके जूतों में आके देखें, इन्होंने परचेज की, हिसाब उल्टा हो गया। अब आपने शौकत, आप शौकत है, यू आर ऑल शौकत्स। अब शौकत जो है वो सेल करता है उधार पे, तो वो शख्स बिजनेस का डेटर बनता है। अगर शौकत ने फजलुर रहमान साहब को परचेज की उससे चीजें, मिसाल के तौर पे 5 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए कैश पे कर दिया, तो कोई कबाहत वाली बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ नहीं हुआ। जैसे यहां पर इन्होंने कैश पे सेल की थी, सॉरी यहां पे लिख देते हैं क्रेडिट, और यहां पर कैश। जैसे कल बाबर आजम साहब को कैश पे सेल की थी, तो मैंने आपको कुछ नहीं कहा था, मैंने आपको कुछ नहीं बताया था कि ये कौन है, इट्स जस्ट अ कस्टमर, लेकिन इसको मैंने डेटर नहीं बोला था। डेटर तो ये है जिसको उधार पे चीजें बेची जाती हैं। सिमिलरली आप जिससे खरीदेंगे चीजें, अगर आपने कैश परचेजेस कर ली तो कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन मसला तब आएगा जब एक दूसरे भाई साहब, जब एक दूसरे भाई साहब आपको चीजें बेचेंगे और आप कहेंगे भाई उधार कर लो, और ये आपकी क्या कहलाई जाएंगी? क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकता है। और अमाउंट भी चलें हम लिख देते हैं 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपए की आपने उससे परचेजेस उधार पे कर ली। अब अगर आपने उससे 3 लाख रुपए की परचेजेस उधार पे की, महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद हम उसको पैसे दे देंगे, तो सर क्या रजिस्टर पे आप लिखेंगे कि इसको पैसे देने? जैसे यहां पे लिखा था कि जिन लोगों से पैसे लेने हैं, तो जिन लोगों को पैसे देने हैं वो भी तो हिसाब रखना है ना, तो इसका मतलब है रजिस्टर पे आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आ जाएगा। जिस शख्स को उधार पे चीजें बेची जाएं वो कहलाया जाता है डेटर, और जिस शख्स से चीजें उधार पे ली जाएं वो होता है क्रेडिटर।
तो फर्क सिर्फ से और को का है। जिस शख्स को उधार पे बेची जाए डेटर, जिस शख्स से खरीदी जाए वो क्रेडिटर। डेटर की डेफिनेशन अंग्रेजी में अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिटर की डेफिनेशन अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बात समझ आई? क्रेडिटर की डेफिनेशन लिखे, क्रेडिटर की डेफिनेशन लिखे, अ पर्सन, अ पर्सन, अ पर्सन, अ पर्सन फ्रॉम होम, टू होम कहां से आ गया? फ्रॉम होम, अ पर्सन फ्रॉम होम, फ्रॉम होम द गुड्स आर, अ पर्सन फ्रॉम होम द गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अ पर्सन फ्रॉम होम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ऐसा शख्स जिससे चीजें उधार पर खरीदी जाएं वो क्या कहलाया जाता है? क्रेडिटर। तो आपकी जिंदगी में एक शख्स का और इजाफा हो गया डेटर के साथ साथ क्रेडिटर का। और क्रेडिटर विल ऑलवेज बी अ करंट लायबिलिटी। जैसे डेटर हमेशा एक करंट एसेट होता है ना, वैसे ही क्रेडिटर हमेशा करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि क्रेडिटर कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसको 50 साल बाद पैसे वापस करें। उसकी तो कोशिश होगी आप आज के आज, अभी के अभी पैसे वापस करें। तो इसलिए ये काम साल के अंदर अंदर सेटल हो जाएगा, तो इसलिए ये क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी। ठीक है मेरे भाई, सब अच्छा है? यहां तक किसी का कोई सवाल? चलें फिर आगे। चलें जी, कुछ नोट वगैरह तो नहीं करना। तीसरे अकाउंटिंग हेड पे चलते हैं। ये मैं मिटा दूं? कौन कौन से लिखवाए थे आपको? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंसेस। चले कैपिटल को जरा स्किप करते हैं, पहले इनकम की बात करते हैं। इनकम देख लीजिए, आपको नोट करने का टाइम मिल जाएगा। अच्छा चलें छोड़ें, पहले डिस्कस करते हैं, पहले आपकी राय लेते हैं। हाँ जी, क्या होती है इनकम? ज्यादा ऊंची नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, क्या होती है जी इनकम? आमदनी। आपने मुझे तर्जमा बता दिया, आमदनी होती क्या है? हम सर्विसेज दे दें या चीजें बेच दें और पैसे मिल जाएं, इनकम। अच्छा, और इसके अलावा कोई इसकी डेफिनेशन? यही होती है बस? ठीक है, ओके। और यार मुश्किल बातें नहीं, आसान नॉर्मल जबान में। आप लोग सीए मिसाल के तौर पे नहीं कर रहे, सड़क पे जा रहे हैं, बस वैसे ही मिल लिया आपने मुझे, मैंने वैसे ही आपसे पूछ लिया आप इनकम क्या होती है। सर वो पैसे सर जो महीने के या एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर सर हमारे पास आते हैं। अच्छा, जो पैसे हमारे पास आते हैं, ओके। अच्छा, अब यहां पे ना एक बड़ी जबरदस्त सी बात है। मैं आपसे सवाल करता हूं, इनकम, अच्छा सेल्स का पता है आपको? जो आपने सेल की होती है, क्या जो चीज आप सेल करते हैं मुनाफा वही होता है? क्या मुनाफा कुछ और होता है? मुनाफा क्या होता है? अच्छा ओके, तो इसका मतलब है ये बात हमें आज पता लग गई कि सेल कुछ और होती है, लेकिन सेल में से खर्चे माइनस करेंगे तो मुनाफा होता है। ओके, ये बात सबको समझ आ गई कि सेल एक अलग चीज है और प्रॉफिट एक अलग चीज है। ओके, क्योंकि सेल में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा, तो सेल इज नेवर इक्वल टू प्रॉफिट। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि इनकम से मुराद प्रॉफिट है या सेल है? हम स्टेप बाय स्टेप करीब जाते हैं। इनकम से मुराद सेल है या प्रॉफिट है? आपको सेल और प्रॉफिट का फर्क समझ आ गया? क्योंकि वो समझ आएगा तो इस सवाल की समझ आएगी। अगर किसी एक को भी समझ नहीं आया तो इजीली पूछ सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं जब अकाउंटिंग में आया था मुझे कुछ नहीं पता था क्या होता है, मैं तो टीचर का सर आगे लगाया था टीचर को। ओके, तो पूछा करें यार, पैसे दिए मैं पूरे दिए क्या थोड़े दिए? तो यार पूछा कर यार, धड़ल्ले से पूछा कर। देखो लेट्स अज्यूम आपने सेल की 100 रुपए की, चले एक मिसाल आप पे ही बनाते हैं। आपने सोचा कि मार्कर्स बेचने का काम करते हैं, आपने आज 100 रुपए के मार्कर बेचे। अब क्या मैं आपसे कहूं आपका मुनाफा 100 रुपए है? आप कहेंगे नहीं, मेरा मुनाफा 100 रुपया तो नहीं है। इसमें से कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस माइनस होंगे। क्या क्या? सर ये मार्कर ही 20 रुपए का था, ये भी माइनस होगा। फिर मैं जहां से मार्कर खरीद कर लेकर आया हूं वहां पे जाने और आने का मैंने किराया भी दिया था, वो भी मेरा क्या है जी? एक्सपेंस है, और मिसाल के तौर पे 15 रुपए। फिर मैंने एक छोटा शौकत भी रखा हुआ है भाई, उस छोटे शौकत को मैं तनख्वाह देता हूं 10 रुपए। तो ये मेरे खर्चे हुए इस 100 रुपए की सेल को करने में। तो सर मेरा जो प्रॉफिट बना ना,
वो प्रॉफिट बना कितना जी? 20, 15, 35 और 45, 55 का प्रॉफिट। 45, 55 55 है ना सर? प्रॉफिट लिखा है क्या? नहीं समझ आई? 100 में से 20, 15, 10 माइनस करें तो 55 बनता है। आई अंडरस्टैंड राइटिंग गंदी है पर मैं थोड़ा बहुत ठीक है मेरा। ओके 55 ऐसे ही है, ये समझ आ गई? ये मैंने इन तीनों का टोटल नहीं किया, इस 100 में से दोनों को माइनस किया हुआ है। 55 का प्रॉफिट। ओके, तो बात आपसे ये हो रही थी कि सेल कुछ और चीज होती है, प्रॉफिट कुछ और चीज होती है। अब समझ आ गई आप लोगों को बात? ओके, अब सवाल मेरा अगला ये था कि यहां पे जो मैंने इनकम लिखी हुई है, वो इनकम से मुराद ये 100 रुपया है या ये 55 रुपया है? 100 रुपया इनकम है कि 55 रुपया इनकम है? चलें छोड़ें, जो मर्जी कहते रहे आप। ओके, अब देखते हैं इनकम दो तरह की होती है। अभी आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। इनकम भाई दो, नोट मत कीजिए, बाद में कर लीजिएगा। इनकम दो तरह की है भाई। ओके, अब यहां से थोड़ी सी मुझे तमहीद बांधनी पड़ेगी और बातों बातों में आपको जवाब भी मिल जाएगा कि यहां पे इनकम से मुराद सेल है या प्रॉफिट है। देखिए, एक भाई साहब हफीज सेंटर, क्या चले छोड़े, आपने मोबाइल खरीदना है, किधर जाएंगे? शौकत खानम? अबे यार छोड़, किस जगह जाएंगे? मोबाइल शॉप हफीज सेंटर, लाहौर में हफीज सेंटर है, जिन लोगों को नहीं पता, हफीज सेंटर जाएंगे, यानी जो मोबाइलों की शॉप है आप वहां पर जाएंगे। क्यों जाएंगे वहां पे? क्योंकि वहां पे आपको पता है कि कारोबार ही मोबाइल्स का होता है। तो जो शौकत वहां पे एक दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो मोबाइल ही बेच रहा है, उसकी मेन बिजनेस एक्टिविटी या कोर बिजनेस एक्टिविटी क्या है? मोबाइल बेचना। मानते हैं इस बात को? लेकिन जब आप वहां पर गए ना, तो शौकत ने आपको कहा हाँ जी सर मोबाइल चाहिए, ये ना सर मोबाइल आईफोन 14 प्रो मैक्स, बड़ी मेहरबानी, ये लो पैसे। अभी आप बाहर निकलने लगे तो उसने कहा सर जी बकरा ले लिया आपने? नहीं, अभी लेना है आपने बकरा? हाँ जी लेना। सर वो मेरे पास हैं बकरे 3, आप लेना चाहेंगे? हाँ दिखा दो। तो बकरे भी उसने साइड पे ना 3 बांधे हुए थे, ये 13 प्रो मैक्स बकरा, ये 14 प्रो मैक्स बकरा। ओके, ले जी, एक बकरा आपने उससे उठाया और घर ले आए। सवाल मेरा आपसे ये है, ये समझने वाली बात है, शौकत का मेन बिजनेस क्या था? तो ये बकरे कहां से आ गए? साइड बिजनेस। ये जो आप साइड बिजनेस बोलते हैं ना, असल में मुझे ये सुनना था आपके मुंह से। अब इनकम दो तरह की हो सकती है, जो आपकी होगी मेन, नोट नहीं करना, पहले सुन लें, मेन एक्टिविटीज या फिर इसको बोलते हैं कोर एक्टिविटीज। और हमारी जो एग्जांपल चल रही है उसमें है मोबाइल का बेचना, मोबाइल सेलिंग। और एक होती है जी मेन एक्टिविटीज, क्या कहें, सेकेंडरी एक्टिविटीज कह लें, सेकेंडरी पार्ट टाइम जिसको बोलते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज। और ये आपने क्या एग्जांपल में हमने लिया? गोट सेलिंग। इसकी अभी मिसाल और भी, इस पे बहुत डिस्कशन करनी है, अभी बेफिक्र रहें। तो भाई जो इनकम आपकी मेन एक्टिविटीज से आती है, एक वो होती है, और एक वो होती है जो सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो आपका मेन बिजनेस नहीं होता, बस पार्ट टाइम कर लेते हैं। एक और मिसाल इसकी देता हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए। हो सकता है आप में से किसी के घर में ऐसा हो, वालिद साहब कोई बिजनेस करते हो सकता है किसी का, हो सकता है शॉप हो। अब वो शॉप पे ग्रोसरी की डेली आइटम्स जो है वो सेल कर रहे हैं, मेन एक्टिविटी हो गई। और हो सकता है उन्होंने घर का कोई पोर्शन रेंट पे भी दिया हो। क्या उनका काम है घर किराए पे देना? नहीं, सेकेंडरी एक्टिविटी। तो इसका मतलब है एक आपकी मेन एक्टिविटी या कोर एक्टिविटी होती है, और एक आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी है जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें आप अपनी मेन एक्टिविटी के अलावा कोई पैसे कमा लेते हैं। अक्सर लोग, फिर और एग्जांपल सुने, अक्सर लोग नौकरी करते हैं, मेन एक्टिविटी उनकी वो हो गई, लेकिन चूंकि मैं नौकरी की यहां बात नहीं कर रहा, लेकिन समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि मेन एक्टिविटी आपकी क्या होगी, सैलरी इनकम हो गई, लेकिन हो सकता है कि पार्ट टाइम आप सेकंड हैंड गाड़ियों का भी काम करते हैं, तो सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि अगर कोई बिजनेस एक मेन काम कर रहा है तो ये उसकी मेन एक्टिविटी है, उसकी इनकम यहां से है, और अगर कोई सेकेंडरी काम कर रहा है तो ये है। अब चलें ठीक है, मैं अपनी मिसाल दे देता हूं। मेरी अपनी फर्म है, मेरा मेन काम वो है, तो मैं जो टीचिंग कर रहा हूं, कुछ बात समझ आई कि मेन एक्टिविटी मेरी वो है, ये तो बस ऐसे ही चल रहा है। ओके, बात समझ आ गई? कुछ बात क्लियर होनी शुरू हुई? ओके, अब याद रखिएगा
कि जो मेन एक्टिविटीज और कोर एक्टिविटीज जो होती है ना, इससे जो पैसे आते हैं इनको बोलते हैं सेल्स या फिर रेवेन्यू। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको आपका जवाब मिल गया होगा कि इनकम से मुराद सेल्स है या प्रॉफिट है। ओके, तो जो मेन एक्टिविटीज हैं उनको बोलते हैं सेल्स या रेवेन्यू। ये अकाउंटिंग के अंदर आप समझ लें कि इनकम को मैंने फर्दर सब क्लासिफाई कर दिया। जो मेरा अकाउंटिंग हेड है उसको भी दो हिस्सों में तोड़ दिया। बात समझ आती है? जैसे एसेट को करंट नॉन करंट में तोड़ा था, लायबिलिटी को करंट नॉन करंट में तोड़ा था, इनकम को मेन एक्टिविटी यानी कि सेल्स रेवेन्यू, और इसको बोलते हैं अदर इनकम। तो आज मैंने इनकम को दो हिस्सों में तोड़ दिया, सेल्स या रेवेन्यू एक ही बात है, और अदर इनकम। तो जो मेरी प्राइमरी एक्टिविटीज होंगी, मेन एक्टिविटीज होंगी, वो जाएंगी सेल्स या रेवेन्यू के अंदर, और जो मेरी सेकेंडरी एक्टिविटीज होंगी, प्राइमरी नहीं है, पार्ट टाइम है, साइड बिजनेस जिसको आप बोलते हैं, वो जाएगी अदर इनकम के अंदर। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? ओके, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, फिर इस पूरे को रिफाइन करते हैं। देखिए, एक वर्ड इस्तेमाल होता है गुड्स का। गुड्स की उर्दू होती है चीजें, और गुड्स से मुराद है वो चीजें जिसका आप कारोबार कर रहे हैं। ओके, सवाल हम बात करेंगे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरेटिकली सवाल में आएगा, अ पर्सन इज सेलिंग गुड्स टू हिज कस्टमर फॉर रुपीज 100 रुपया। इस तरह करके लिखा होगा, अ पर्सन इज सेलिंग गुड्स टू हिज कस्टमर फॉर रुपीज 100 रुपया। अब इस जुमले को पढ़ के मुझे क्या पता लगा कि यह 100 रुपया मेरा सेल रेवेन्यू है या मेरी अदर इनकम है? कैसे कह सकते हैं आप? मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की कि मेन एक्टिविटी है या कोर एक्टिविटी है। सर, जब भी गुड्स का जिक्र आए समझ जाइएगा कि ये कोर एक्टिविटीज हैं। समझ जाइएगा कि ये कोर एक्टिविटीज हैं। जहां पे उसने गुड्स का वर्ड इस्तेमाल कर लिया, कोर एक्टिविटीज है। इसका मतलब है कि मेरा काम ही क्या है, जो मेरा बिजनेस है वो मेरे लिए गुड्स हैं। क्योंकि ये शौकत से जब आप पूछेंगे ना, कहेगा मेरे पास इतनी गुड्स हैं, और वो गुड्स से मुराद उसके मोबाइल्स होंगे। आप होंडा चले जाएंगे, वो कहेंगे मेरे पास इतनी गुड्स हैं, और उनके गुड्स से मुराद गाड़ियां होंगी। ओके, टोयोटा के पास चले जाएंगे तो गुड्स से मुराद क्या होंगी? गाड़ियां होंगी। हाइपर स्टार के पास चले जाएंगे, उनके गुड्स से मुराद क्या होंगी? जो ग्रोसरी की बेशुमार आइटम्स पड़ी होती हैं। पेप्सी वालों के पास चले जाएंगे, गुड्स से क्या मुराद होगी? पेप्सी या लेस, जो भी उनकी प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब है जहां पे भी गुड्स का वर्ड आ जाए समझ जाइएगा कि ये मेरी कोर एक्टिविटीज हैं और मैं गुड्स बेच रहा हूं। लेकिन अगर सवाल में वो कह दे अ पर्सन इज सेलिंग व्हीकल्स टू इट्स कस्टमर, तो इसका मतलब है उसने गुड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। तो अगर इतना ही जुमला लिखा है तो समझ जाइएगा कि ये अदर इनकम की बात कर रहा है, क्योंकि उसने गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। हो सकता है सवाल की पहली लाइन में उसने लिखा हो कि एक बंदे का काम ही गाड़ियां बेचना है। ओके, एक बंदे का काम ही क्या है? गाड़ियां बेचना। अगर तो ये जुमला उसने सवाल के पहले में लिख दिया है तो इसका मतलब है उसने अपनी बात क्लियर कर दी है कि ये बंदा बेचता ही गाड़ियां हैं, तो वहीं पर डिसाइड हो गया कि ये कोर एक्टिविटीज हैं। तो अगर नीचे वो कह भी दे पर्सन इज सेलिंग कार्स, तो ऑब्वियस है कि वो ये है। फिर गुड्स का वेट नहीं कर रहा। अगर उसने सवाल में क्लियरली बता दिया है कि बंदा गाड़ियां बेचता है, और पूरे सवाल में वो गुड्स का वर्ड ना भी इस्तेमाल करे, तो पता तो लग ही रहना ये है। ये तो उस वक्त की मैं आपको बात बता रहा हूं जब सवाल खामोश हो, सवाल में कुछ भी ना लिखा हो, खाली लिखा हो पर्सन इज सेलिंग गुड्स। तो जब गुड्स का वर्ड नजर आ जाए समझ जाइएगा कि ये कोर एक्टिविटीज हैं। क्योंकि इंशाल्लाह जब आज से कोई हफ्ता या 1.5 हफ्ते बाद, कोई 5-7 लेक्चर्स के बाद जब इस काबिल हो जाएंगे कि हम प्रॉपर सवाल कर सकें, तो उसमें आपको ये मसले आएंगे। वहां पे इंडिपेंडेंट सिनेरियोज होंगे सारे, किसी का किसी से कोई लिंक नहीं होगा, और आपको एक जुमले में लिखा आ जाएगा पर्सन इज सेलिंग गुड्स। तो आप सोचते रहेंगे यार ये मेरी सेल्स है कि अदर इनकम है? तो फिर आपको ये गुड्स का वर्ड वहां पे हेल्प करेगा। लेकिन अगर एक पूरा सवाल है, पूरी कहानी आपको दे दी जाती है, मिसाल के तौर पे मंडी में लोग आए हैं, वो कह रहे हैं जी हम बकरे बेच रहे हैं, हम बकरे बेच रहे हैं, बकरे बेच रहे हैं, इतने बकरे बिक गए, इतने बकरे बिक गए। अब उसने गुड्स का वर्ड यूज नहीं किया। लेकिन ये बात ऑब्वियस है कि उसका कारोबार ही बकरा बेचना है, तो फिर बकरे बेचने पे जो पैसे आएंगे वो सेल्स रेवेन्यू है। फिर आपने ये नहीं कहना लो तूने तो गुड्स का वर्ड ही यूज नहीं किया, ये तो अदर इनकम है। नहीं, फिर लड़ाई डाल के नहीं बैठ जाना। आपको पता है कि उसका मेन बिजनेस ही है, क्योंकि आपको सिर्फ यह पता होना चाहिए कि मेन बिजनेस क्या है। तो अगर सवाल खामोश है तो यह लफ्ज आपकी मदद करेगा आइडेंटिफाई करने में। और अगर सवाल ने आपको शुरू में बता दिया कि उसका बिजनेस ये है, तो सर फिर गुड्स का वर्ड क्यों ढूंढ रहे हैं आप? बस ठीक है, जब आपको पता लग गया ये बेच रहा है तो वो बेच रहा है तो सेल रेवेन्यू, वो नहीं बेच रहा कुछ और बेच रहा है तो अदर इनकम। क्या आप सबको ये बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? ले जी, अब आप यहां तक नोट करें और फिर देखते हैं कि आगे क्या बात करनी है हमें। बोल मेरा भाई, बहुत मुश्किल है पढ़ाना यार।
2 बिजनेस हैं एक ही बंदे के। अच्छा, हाँ वो फिर दोनों मेन एक्टिविटीज हो जाएंगी, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि 2 बिजनेस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस भी तो 2 बनने चाहिए ना, फिर तो दोनों अलग अलग कहानियां हैं। क्या ख्याल है? तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस आप बना रहे हैं तो उसमें सेल्स आएंगी ना, अदर इनकम तो नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी? और उसके बिजनेस का हिस्सा तो नहीं। थोड़ा सा वक्त देंगे, इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ये सवाल आप अपने पास बेशक लिख लें, क्योंकि शुरू में प्रॉब्लम ये होती है 10-15 दिन कि कुछ बातें मैं आपको नहीं बता पाता क्योंकि अभी मेरे हेड्स पूरे नहीं हुए। जब हेड्स पूरे हो जाएंगे तो हो सकता है मैं आपके सवाल का जवाब आपको दे दूं, लेकिन इतना मैं आपको तसल्ली के लिए दे दूं कि वो इसमें ज़रूर आएगा, वो भी इसमें आएगा। क्यों आएगा बात कर लेंगे इस पर, क्यों का जवाब है लेकिन आएगा ज़रूर। मैंने कहा क्यों का जवाब के लिए थोड़ा वक्त दे दें, इसी की बात कर। आपने कभी ग्रुप कंपनीज का नाम सुना है? यस सर। ये क्या होती हैं ग्रुप कंपनीज? 50 बिजनेस को इकट्ठा किया होता है। क्यों किया होता है? शायद मेरे सवाल का कुछ जवाब आपको मिल गया है, कुछ जवाब आपको मिल गया प्रैक्टिकली, पर ये होता क्यों है, कैसे, वो तो फिर वक्त के साथ देखेंगे। अभी तो 90, 95, 100 तक बात पहुंचेगी, अभी तो आज 5वां दिन है। क्या प्रॉफिट की बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि मेरी एक्टिविटी है कि नहीं, या फिर इससे नहीं, प्रॉफिट की बेस पे क्यों डिसाइड करेंगे? नो, आपका जो बिजनेस शुरू में है वो बेसिकली डिसाइड करेगा। शुरू में आपको बताया था ना कि आप बिजनेस 3 तरह से कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे, पार्टनरशिप के तौर पे या कंपनी के तौर पे। ये बात आपको मैंने बताई थी ना। तो वो बात यही थी कि वहीं पे आप बता देते हैं कि भाई मेरा काम ये है। वो एफबीआर जाएंगे या रजिस्ट्रार के पास जाएंगे या एससीसीपी के पास जाएंगे, उम्मीद है आपके पास लिखा होगा सब कुछ, याद है कि नहीं? बताया था मैंने कि नहीं? तो सर वहां पे जाके आप बताते हैं कि सर मेरा मेन काम ये है, तो वो चीज़ असल में डिसाइड करती है। लेकिन हम जब सवालों की बात करेंगे तो सवालों में तो लिखा होगा। सर कल को अगर उसको लगे कि मुझे प्रॉफिट उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो चेंज करेगा। स्विच कर सकता है, बिल्कुल, वो सारा कुछ चेंज करवाएगा, सारा कुछ चेंज करवाएगा। ओके, और कोई सवाल? सर सोल पार्टनरशिप जो आपने बताया था, जी, उसमें पार्टनरशिप में जरूरी तो नहीं है कि आप रजिस्टर करें। प्रोसीजर मैंने बताया था, आपने वो क्लास मुझे लगता है नहीं ली हुई, ली थी क्लास। आपने कहा था जरूरी है कि सोल प्रोप्राइटर में उसने सिर्फ एफबीआर के पास जाकर रजिस्टर कराना होता है। पार्टनरशिप के अंदर उसने पहले रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर कराना है, उसके बाद उसने जाके एफबीआर के पास जाना है। अगर 2 लोग जबानी कलामी चल रहे हैं, कहीं पर रजिस्टर नहीं करा रहे, तो भाईजान वो कोई पार्टनरशिप नहीं है, वो बस आपकी जबान में पार्टनरशिप है, कानून की नज़र में वो कुछ भी नहीं है। कल को अगर दोनों ने एक दूसरे को धोखा दे दिया तो किस अदालत में जाएंगे? अदालत कहेगी किधर है तुम लोगों का एग्रीमेंट, किधर है तुम लोगों की रजिस्ट्रेशन? कुछ भी नहीं है, लीगली आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लीगली आपने कुछ करवाया ही नहीं। ओके, तो इससे करने के लिए जरूरी नहीं है। देखिए, जब आप ये बात करते हैं ना ज़रूरी नहीं है, ये बात ना फिर हर तरह के कानून को पढ़ते हुए देखनी चाहिए। टैक्स का कानून भी देखना चाहिए, कॉर्पोरेट लॉ का भी कानून देखना चाहिए, सब कानून देखने चाहिए। तो अब वो बातें ज़रा अगले सब्जेक्ट्स की हैं, मैं आपको, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं ज़रूरी है, क्योंकि टैक्स के कानून में लिखा हुआ है कि हर वो बंदा जो इनकम कमा रहा है ना, उसने टैक्स भी पे करना है, और जब उसने टैक्स पे करना है तो कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन होगी तो टैक्स पे करेगा ना, तो इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन तो लाजमी हो गई। ओके मेरे भाई, लाइफ इज़ वेरी डिफिकल्ट यार। वो एक देखें, आप पढ़े एक सच्चा इंसान बन गए, अगर आप ये सोचते रहेंगे ना वो तो कराता नहीं तो हम क्यों पढ़ेंगे, वो तो कराते नहीं तो हम क्यों, तो फिर पढ़ाई नहीं होगी। अब मैं टैक्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, वो शुरू की 1-2 क्लासों में ना अक्सर सवाल ऐसे होते हैं कि सर आप तो यूं बोल रहे हैं, वो तो मेरा मल्लेदार है, वो तो करता ही नहीं। तो फिर उनको मैं ये बताता हूँ कि यार आप ये सोच के पढ़ें कि हर बंदा पाकिस्तान का सच्चा ईमानदार है, तभी आपको बातों की समझ आएगी। अगर ये सोचते रहेंगे ना तो फिर बस पढ़ लिया, फिर आपने फिर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि ये चीज़ें ना दिमाग से निकाल के फिर पढ़ा करें, फिर आपको ज़रा बात समझ आएगी। आइडियल सिनेरियो में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया आइडियल सिनेरियो में जाता है, इसलिए कहते हैं कि थ्योरेटिकल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ फ़र्क है, क्योंकि पढ़ाया आइडियल सिनेरियो में जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ आइडियल नहीं है, वो तो अजीब सी है। हम तो 15 करोड़ देके अच्छी खासी सैर कर लेते हैं, कुछ बेचारे अल्लाह के पास पहुंच जाते हैं। दिस इज हाउ इट गोज जी। आप लोग मुझे लगता है हालात हाजरा पे नज़र नहीं रखते हैं, हालात हाजरा पे नज़र रखते हैं। देखिए ज़िंदगी में ठीक है सीए है, लेकिन सीए में ज़िंदगी में सीए ज़रूर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ना है, इसको छोड़ना नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट 30 मिनट ना ज़रा देखा करें दुनिया में क्या हो रहा है, और साथ ये भी देखा करें कि माजी में क्या हुआ, हिस्ट्री की किताबें पढ़ा करें। ये फेसबुक की पोस्टें उठा के किसी सहाफ़ी के वीडियोज़ ना देखा करें,
गलत बात है। वो तो अपने तरीके से बता रहा है, ठीक है, सच बोल रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा गलत कह रहा होगा, लेकिन वो अपनी सोच बता रहा होगा। किताबें पढ़ा करें, किताबों के अंदर जो होता है ना सिनेरियो बड़ा ज़बरदस्त होता है। हिस्ट्री की किताबें पढ़ा करें, आपको पता लगे कि मुसलमानों की हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या है, दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। किस तरीके से ये पूरी दुनिया चल रही है और किस तरीके से ये दुनिया आगे जा रही है, ताकि आपको पता लगे इधर हो क्या रहा है। तो इसलिए पढ़ा करें 15-20 मिनट, ये नहीं मैं कह रहा सारा दिन बस वही किताबें खोल के बैठे रहा करें, पढ़ा करें। ओके, व्हाट्सएप के स्टेटस पढ़ना छोड़ दें, फेसबुक स्टेटस पढ़ना छोड़ दें, किताबें पढ़ा करें। ठीक है, सब अच्छा है। और कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल है तो पूछे, मेरे पास 5 मिनट है और, क्योंकि 1:15-2 बजे जुम्मा होता है, 1:15 बजे मुझे क्लास ख़त्म करनी है। और ये बस जुलाई के महीने होगा, उसके बाद मैंने आपको बताया था अगस्त में मैं क्लास सुबह के टाइम शिफ्ट करा लूँगा, तो फिर इंशाल्लाह ये जुमे का मसला ख़त्म हो जाएगा। अब मज़ीद 4 जुमे हमारी क्लास छोटी होगी, वरना फिर हम पूरी क्लास रखा करेंगे। और कोई सवाल किसी का? एनी अदर क्वेश्चन? मुझे फिर आगे पढ़ाना पड़ जाएगा, उसके ज़िम्मेदार आप हैं, उसके ज़िम्मेदार आप हैं। पूछें कोई सवाल? और पढ़ाई का सवाल पूछ, तू मुझे सजेशन दे रहा है, पढ़ाई का सवाल पूछें, वो मुझे पता है मैंने क्या करना है, छोड़ दें उसे। और इसके अलावा शौकत से मोबाइल छीना गया था कि लिया गया था? नवाज शरीफ साहब, बाबर आजम साहब जी वो डॉक्टर था जी, उसके बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब से जी खरीदा गया जी, उधार पर लिया था। यार तू मुझे बता रहा है कि पूछ रहा है? हाँ? अच्छा पूछ लो सर। जिससे उधार पे खरीदी जाए वो क्रेडिटर, जिसको उधार पे बेची जाए वो डेटर। ओके, तो आज का आपका व्हाट्सएप स्टेटस मैंने आपको बता दिया। जिस शख्स को चीजें उधार पर बेची जाएं वो डेटर, जिस शख्स से उधार पर खरीदी जाए वो क्रेडिटर। ये व्हाट्सएप स्टेटस लगा लीजिएगा आज। दोस्त भी ऐसे रखा करें जो इस तरह के हो। यार तुझे पता है कि डेटर क्या होता है? डेटर वो होता है जिसको चीजें उधार पर बेची जाए। ओ इधर, तुझे पता है क्रेडिटर क्या होता है? वो शख्स जिससे चीजें उधार पर खरीदी जाए। और तुझे पता है इनकम कितने तरह की होती है? 2 तरह की होती है। इस तरह के दोस्त रखा करें, वो फजूल वाले दोस्त ना रखा करें। आ बोतल पी के आए, आ जूस पी के आए, वो फारग होते हैं। दोस्त ऐसे रखा करें। क्रेडिट कार्ड, डेबिट, यार ये 2 लफ्ज मुझे आते ही नहीं है अभी। पता नहीं डेबिट क्रेडिट आप क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं आते। 15 दिन बाद जी। 1 मिनट खामोशी प्लीज जी। शौकत बाबा फोन बेचा, 2 लाख का फोन था, डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है, 180 का बेच दिया। सर आपकी सेल कितने की हुई है? 2 लाख की या 180 की? 180 की हुई है ना, तो बस 180 की सेल है। मुझे आपकी प्रॉब्लम समझ आ गई है और मैं अपनी इस बात से बाद में मुकर भी जाऊंगा, लेकिन 180 की सेल है। नहीं, डिस्क्लेमर देना है, क्योंकि मेरी देखें इस क्लास को पढ़ाना, मैं दिन में कोई 3 या 4 क्लासेस पढ़ाता हूं। सबसे मुश्किल ये क्लास है, सबसे मुश्किल ये क्लास है। सोच के नहीं, असल में आधी बातें मैं आपको भी नहीं बता सकता क्योंकि आपने पढ़ी नहीं है। वो तो वक्त के साथ 15, 20, 30 दिन के बाद आपको जाके चीजें वाज़ेह होंगी, मैं तब बता सकूंगा। ओके, तो इसलिए मेरे लिए सबसे मुश्किल होता है ये क्लास पढ़ाना, क्योंकि आप बिल्कुल रॉ फॉर्म में, आपको काउंटिंग की अलिफ भी नहीं पता। नहीं, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। सबसे ज्यादा एफर्ट इस क्लास में लगती है और इसमें मुझे मसला कोई नहीं है, मुझे मसला कोई नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को तसल्ली दे रहा हूं कि आपके काफी सारे जवाब पे मैं कह देता हूं कि मुझे थोड़ा वक्त दे दें, मुझे थोड़ा वक्त दे दें। आप सबके जवाब आपको मिलेंगे। इस बात का वादा है मेरा कि जब आप 30 सितंबर को जाएंगे ना, इंशाल्लाह जितनी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग है ना आती होगी, अगर आप चाहेंगे तो, क्योंकि आपका भी तो पढ़ना बेहतर है ना। कोच तो बाबर आजम साहब को भी वही बताता है जो खुशदिल शाह साहब को बताता है। ओके, तो इसलिए आपकी अपनी मेहनत भी शामिल होनी चाहिए। और कोई सवाल किसी का? सर अगर नवाज शरीफ साहब प्लीज 1 मिनट जी। सर अगर नवाज शरीफ साहब पैसे वापस नहीं लाए सर, जी, ये पैसे कहाँ पे जाएंगे सर? इसके लिए हम एक लफ्ज यूज करते हैं, बैड डेट। बैड डेट, ये भी आपका एक चैप्टर है जो कि हमने पढ़ना है कि इस सूरत में क्या होगा। तो ये भी हमारा एक पूरा चैप्टर है, बड़ी बड़ी कहानी है उसके अंदर। वो पहला चैप्टर होगा जिसमें आप घूमेंगे। ये हो गया रही है हमारे साथ जी। और इसके अलावा इसने सुरंग खोदी हुई है अब। ठीक है, ठीक है जी। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।